आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो आपको हिला देगी। एक ऐसा नाम जो कभी मुंबई की गलियों में फुसफुसाहट था और आज भारत के इतिहास का सबसे खूंखार और मायावी अपराधी बन चुका है। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन में बदल गया। उसकी कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि सत्ता, विश्वासघात और दहशत की एक ऐसी गाथा है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। डोंगरी की तंग गलियों से दुबई के आलीशान महलों तक और फिर कराची के गुमनाम अड्डों तक, ये है दाऊद इब्राहिम की वो अनसुनी कहानी जिसे जानने के लिए दुनिया आज भी बेचैन है। 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग डॉन फिल्म का है, लेकिन असल ज़िंदगी में ये डायलॉग अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए ही है, ऐसा मानना भी उचित रहेगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1955 में मुंबई की घनी आबादी वाली तंग और धूल भरी गलियों वाले डोंगरी इलाके से। यहाँ एक मामूली पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है दाऊद। कौन जानता था कि पुलिस वाले का बेटा आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बन जाएगा। पति पत्नी, 6 लड़के और 5 लड़कियां, ऐसे 13 लोगों के फैमिली में दाऊद का जन्म हुआ। दाऊद को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन किताबों में कम और गलियों में ज़्यादा लगता था। 7वीं कक्षा आते आते उसने स्कूल छोड़ दिया। जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या कॉमिक्स पढ़ते हैं, उस उम्र में ही दाऊद ने चोरी, जेबकटी और चेन छीनने जैसे छोटे मोटे अपराधों की दुनिया में कदम रख दिया था। लेकिन दाऊद कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी आग थी, कुछ बड़ा करने की, सत्ता पाने की। शायद डोंगरी की गरीबी और अपने पिता की मामूली पुलिस की नौकरी ने उसके अंदर कुछ अलग ही महत्वाकांक्षा जगा दी थी। मुंबई में उस वक्त करीमलाला का पठान गिरोह सबसे शक्तिशाली था। उसका सिक्का चलता था, लेकिन दाऊद को यह मंजूर नहीं था। उसने अपने भाई शाबिर के साथ मिलकर अपना एक छोटा सा गिरोह बनाया। वो पठान गिरोह को चुनौती देने के लिए तैयार था, लेकिन एक छोटे अपराधी को कौन गंभीरता से लेता। दाऊद को कुछ ऐसा करना था जिससे पूरी मुंबई हिल जाए और उसकी थाक जम जाए, और उसने ऐसा कर दिखाया। उस वक्त के सबसे बड़े तस्कर और डॉन हाजी मस्तान की पैसों से भरी एक वैन जो कि पुलिस की निगरानी में जा रही थी, उसे लूटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन 19 साल के दाऊद इब्राहिम ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस वैन को भी सड़क पर रोक लिया और करोड़ों रुपए लूट लिए। मुंबई के आपराधिक इतिहास की यह सबसे बड़ी और सबसे साहसी लूट थी। इस घटना ने दाऊद को रातों रात सुर्खियों में ला दिया। वो अब सिर्फ एक गली का गुंडा नहीं था, वो एक ऐसा नाम था जिसे हर कोई जानता था। ये वो पल था जब दाऊद के अंदर का डॉन पैदा हुआ। हाजी मस्तान की लूट के बाद दाऊद और उसके गिरोह को मीडिया ने नाम दिया डी कंपनी। यह नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड के दहशत का पर्याय बन गया। डी कंपनी और करीमलाला के पठान गिरोह के बीच अब एक खुली जंग शुरू हो चुकी थी। मुंबई की सड़कें गैंग वॉर के खून से लाल होने लगी। लेकिन इस जंग में दाऊद को एक गहरा घाव मिला जब पठान गिरोह ने गैंगस्टर मन्या सुरवे की मदद से दाऊद के भाई शबीर को बेरहमी से मार डाला। यह दाऊद के लिए सबसे बड़ा झटका था। अपने भाई की मौत ने उसे अंदर से तोड़ भी दिया था, लेकिन उस पल उसने कसम खाई कि वो हर एक का बदला लेगा जिसने उसके भाई को छुआ था। दाऊद अब सिर्फ पैसा या सत्ता नहीं चाहता था, वो चाहता था बदला, और वो बदला खूनी होने वाला था। दाऊद के बदले की आग में उसे एक नया साथी मिला, राजेंद्र निकलजे, जिसे हम छोटा राजन नाम से भी जानते हैं। तो छोटा राजन ने भी अपने बॉस बड़ा राजन की मौत का बदला जिस क्रूरता और दिलेरी से लिया था, उससे दाऊद बहुत प्रभावित हुआ था और दाऊद ने छोटा राजन को अपनी डी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद की पेशकश की।
जिसे राजन ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया था। छोटा राजन के साथ आने से डी कंपनी की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। राजन की प्लानिंग और दाऊद की क्रूरता ने मिलकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करना शुरू कर दिया। फिरौती, तस्करी, जमीन कब्जा करना, कोई ऐसा धंधा नहीं था जिसमें डी कंपनी का दखल ना हो। 1986 से 87 तक दाऊद इब्राहिम मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन चुका था। उसकी एक आवाज़ पर पूरा शहर हिल जाता। दाऊद का साम्राज्य अब सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था। यह बॉलीवुड, क्रिकेट, राजनीति और यहाँ तक के पुलिस के गलियारों तक पहुँच चुका था। बड़े बड़े सितारे, क्रिकेटर और राजनेता उसके इशारों पर नाचते थे। पार्टियों में उसकी शान देखते ही बनती थी, जहाँ ग्लैमर और अपराध का एक अजीब सा संगम होता था। कहा जाता है कि दाऊद का नाम अभिनेत्री मंदाकिनी के साथ भी जुड़ा था। वो फिल्म निर्माताओं को फ़ोन करके मंदाकिनी को काम दिलवाता था। वो एक ऐसा डॉन था जिसने अपराध की दुनिया को ग्लैमर से जोड़ दिया था। दुबई में बैठकर वह मुंबई पर राज करता था और कोई भी उसे छू नहीं सकता था, क्योंकि वो भले ही दुबई में हो, लेकिन उसका राइट हैंड कहा जाने वाला उसका दोस्त छोटा राजन मुंबई में ही रहता था। मुंबई में ही रहते हुए दाऊद के इशारों पे गैंग को चलाता था। लेकिन हर साम्राज्य का एक पतन होता ही है। BRA गैंग मतलब बाबू रेशीम, रमा नाइक और अरुण गवली, ये तीनों मुंबई के अंडरवर्ल्ड के शुरुआती दौर में सबसे प्रमुख मराठी गैंगस्टर थे और शुरुआती दिनों में ये डी कंपनी यानी दाऊद के लिए काम करते थे। लेकिन जल्द ही इन्होंने दाऊद का साथ छोड़ दिया और खुद की ही अलग से गैंग चलाने लगे। दाऊद को ये बात हजम नहीं हो रही थी और बदले के लिए उसने अंडरवर्ल्ड का वो उसूल तोड़ दिया जो नहीं तोड़ना चाहिए था। अंडरवर्ल्ड का एक उसूल होता था कि चाहे जो भी हो जाए, अंडरवर्ल्ड के किसी भी प्रमुख सदस्य के फैमिली मेंबर को टारगेट नहीं करने का। लेकिन 1989 में दाऊद ने अरुण गवली के बड़े भाई पापा गवली, जिसका नाम विजय गवली था, उसे शूट आउट में मार दिया। इस घटना के बाद गैंगवार में परिवार के सदस्यों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बदले 1992 में अरुण गवली ने दाऊद के सबसे छोटी बहन हसीना पारकर के पति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। गुस्से से आग बबूले दाऊद ने उसके बाद वो कर दिखाया जो आपने शायद KGF चैप्टर 2 में देखा होगा। जिस तरह से KGF का रॉकी भाई सिर्फ एक सोने के बिस्किट को पुलिस स्टेशन से लेने के लिए पूरे पुलिस स्टेशन को ही गोलियों से भून देता है, ठीक उसी प्रकार दाऊद के शूटर्स ने भी पार्कर के खून का बदला लिया था। हुआ ये था कि अरुण गवली के वो शूटर जिन्होंने पार्कर की हत्या की थी, वो पुलिस कस्टडी में तो थे, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ के चलते हुए उस वक्त वो JJ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे थे। उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे 2 पुलिस कांस्टेबल्स भी मौजूद थे। ये जब दाऊद को पता चला तब उसने अपने सबसे खतरनाक शूटर को वहाँ पे भेजा और मुंबई के JJ अस्पताल में अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए और अरुण गवली का एक शूटर भी मारा गया और दूसरा घायल हुआ था। लेकिन इस गोलीबारी की घटना के बाद दाऊद और छोटा राजन के रिश्तों में दरार आना शुरू हो गया था। छोटा राजन को लगने लगा था कि दाऊद अपने रास्ते से भटक रहा है और वो अब सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। उनकी दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी की तरफ बढ़ने लगी थी। अरुण गवली के मामूली इंसान से गैंगस्टर और पॉलिटिशियन तक के सफ़र पे बनी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। फिर आया वो काला दिन 12 मार्च 1993। मुंबई में एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया। 257 बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस जघन्य अपराध को जिसने अंजाम दिया था वो कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। इन धमाकों के पीछे उसका मकसद था बाबरी मस्जिद के विध्वंस का बदला लेना। इन धमाकों ने दाऊद को एक अपराधी से देशद्रोही बना दिया। भारत सरकार ने उसे देश का सबसे वंचित अपराधी घोषित कर दिया।
छोटा राजन, जो इन धमाकों के खिलाफ था, दाऊद से पूरी तरह से अलग हो गया और उसने दाऊद से बदला लेने की कसम खाई। मुंबई की सड़कों पर अब डी कंपनी और छोटा राजन की गैंग के बीच एक नया खूनी अध्याय शुरू हो चुका था। मुंबई के धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम दुबई से भाग गया। बाद में उसके संबंध टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा के साथ भी उजागर हो गए थे। इस कारण अमेरिकी सरकार ने उसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया और संयुक्त राष्ट्र से उसकी संपत्ति दुनिया भर में जब्त करने का अनुरोध भी किया था। लेकिन दाऊद हमेशा की तरह एक कदम आगे था। वो दुबई से कराची यानी पाकिस्तान चला गया। माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम आज भी पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है, लेकिन उसका नेटवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट है जो ड्रग्स, हथियार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अवैध कारोबारों में लिप्त है। इस तरह के नेटवर्क अक्सर कई देशों में अपने व्यापारिक और वित्तीय लेन देन के लिए काम करते हैं। कई रिपोर्ट से ये पता चलता है कि डी कंपनी का नेटवर्क सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूके, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूएई में भी फैले हुए हैं और उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पूरा समर्थन प्राप्त है। भारतीय एजेंसियां लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार वो बच निकलता है। कई पत्रकार और विशेषज्ञ मानते हैं कि दाऊद को भारत वापस न लाए जाने के पीछे गहरे राजनीतिक कारण है। अगर वह भारत वापस आता है तो उसके बॉलीवुड सितारों, क्रिकेटरों और सबसे बढ़कर भारतीय राजनेताओं से गहरे संबंध उजागर हो सकते हैं, जिससे कई बड़े नाम बेनकाब हो जाएंगे। उसके नेटवर्क का सही फायदा मुख्य रूप से पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI के लिए एक रणनीतिक संपत्ति बन गया है, जो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान महत्वाकांक्षा, क्रूरता और सही या गलत का भेद भूलकर देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। डोंगरी की गलियों से शुरू हुआ ये सफ़र आज भी जारी है, जहां एक भगोड़ा डॉन दुनिया की नज़रों से ओझल होकर शायद अपने काले साम्राज्य को दूर बैठे से ही चला रहा है। सवाल ये है कि क्या दाऊद कभी भारत वापस आएगा? क्या उसे उसके किए की सज़ा मिलेगी या उसकी कहानी सिर्फ एक अंधेरे अध्याय के रूप में ही भारतीय इतिहास में दर्ज रहेगी? आपको क्या लगता है, क्या दाऊद इब्राहिम कभी पकड़ा जाएगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और रोमांचक कहानियाँ मिस न करें।